हेलो नमस्कार साथियों। कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से एक नया वीडियो आप लोगों के सामने लाया हूं और ग्रामर का एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो है जिसका नाम है वॉइस। आप लोग पिछले क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे वॉइस होता क्या है। बट मैं आज जो तरीका बताने वाला हूँ वॉइस बनाने का, जिसमें हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलने के लिए सीखते हैं, ये बहुत ही आसान आप लोगों के लिए हो जाएगा। एग्जामिनेशन में यदि वॉइस से कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से बना पाओगे। सबसे पहली बात कि वॉइस होता क्या है, तो मैं बताऊं आप लोग को, वॉइस एक ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। वॉइस किस चीज़ का पार्ट है प्यारे बच्चों, मैं लिखता हूँ, थोड़ी न्यू मार्कर है तो उतना अच्छा आप ये बस अच्छे से समझना है आपको। वॉइस एक ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। ट्रांसफॉर्मेशन का हिंदी होता है रूपांतरण। ट्रांसफॉर्मेशन कहता किसको है। ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदलते हैं लेकिन इसका मीनिंग चेंज नहीं होता है। जैसे इसमें भी हम लोग वॉइस में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं लेकिन इसका मीनिंग नहीं बदलता है। जैसे समझना, आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ, तो इसका पैसिव वॉइस होगा अ मैंगो इज ईटन बाई मी, मेरे द्वारा एक आम खाया जाता है। आई ईट अ मैंगो को मैंने बदला अ मैंगो इज ईटन बाई मी। सेंटेंस तो दो हो गए लेकिन दोनों का मतलब तो यही है ना कि मैं आम खाता हूँ या मेरे द्वारा एक आम खाया जाता है, दोनों का मतलब एक है। ट्रांसफॉर्मेशन इसी को तो कहते हैं कि व्हेन वी चेंज वन सेंटेंस इनटू अनदर सेंटेंस, जब हम लोग एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदलते हैं और उसका मीनिंग नहीं बदलता है, उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब देखो, एक्ट हम लोग मेन वॉइस में जो पढ़ते हैं ना प्यारे बच्चों, वो पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग बदले एक्टिव वॉइस को। एक्टिव वॉइस को हम लोग कैसे बदलें, किसमें बच्चों, पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस को कैसे बदलें पैसिव वॉइस में। अब तक आप लोग टेंस का जो भी रूल्स पढ़े होंगे सब सही है। आज मैं एक इतना बेहतरीन एक रूल देने वाला हूं जिससे कोई भी टेंस का स्ट्रक्चर हो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बेसिक सा रूल लगाना। जैसे एक एग्जांपल मैं पहले देता हूं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हम लोग मेन ट्रांसफॉर्मेशन और वॉइस में सीखते हैं कि कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदला जाता है। तो जरा समझिएगा, जब हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आई ईट अ मैंगो। आई आप लोग लास्ट तक बने रहना। ये शुरुआती वीडियो मैं फेस टू फेस फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसे लैपटॉप पर कर रहा था तो फेस टू फेस करने में थोड़ी बहुत धीरे धीरे मैं इम्प्रोवाइज करूँगा और बेहतर करने की मैं कोशिश करूँगा। फिलहाल जो भी है, जितना सेटअप मेरे पास है, मैं उससे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आई ईट अ मैंगो। आई ईट अ मैंगो, इसका हिंदी क्या होगा प्यारे बच्चों। आई ईट अ मैंगो का हिंदी होता है मैं एक आम खाता हूँ। मान लो ये एक्टिव वॉइस में, किसमें, एक्टिव वॉइस में, और आपको यदि बदलना हो इसको पैसिव वॉइस में, किसमें, पैसिव वॉइस में, तो कैसे बदलेगा देखो। आई है सब्जेक्ट, आई क्या है, सब्जेक्ट। ईट मतलब खाना, ये वर्ब है, और मैंगो ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले एक्टिव से पैसिव बदलते समय जो मेन बेसिक नियम मैं बताने वाला हूँ वो याद रखना। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, समझना। सबसे पहला नियम जो लगता है वो क्रॉस मेथड लगता है। कौन सा मेथड लगता है बच्चों, क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड में होता क्या है, ये क्रॉस इसी को तो कहते हैं ना। तो सब्जेक्ट चला जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट चला आता है सब्जेक्ट की जगह पर। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट ले आऊंगा अ मैंगो, ठीक है, क्रॉस मेथड में पहले लाया। फिर दूसरा जो नियम है वो हेल्पिंग वर्ब लगता है अकॉर्डिंग टू टेंस। टेंस के अनुसार से हेल्पिंग वर्ब लगता है। जैसे प्रेजेंट टेंस है ना, आई ईट अ मैंगो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसके हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं बच्चों वो इज एम आर होते हैं। तो अ मैंगो सिंगुलर था, इज दिए, मैंगोज रहता तो आर देता, तो अ मैंगो इज, और मेन वर्ब का V3 ईटेन होता है। याद रखिएगा, थर्ड में जहां भी पैसिव वॉइस में बनाना हो, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। आज मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं लग रही है बट मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने का। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। जितने भी पैसिव वॉइस के सेंटेंस है उसमें V3 लगता है, याद रखेंगे। तो बताइए, ईट का V3 ईटेन होगा, और जो चौथा होता है वो बाई प्लस एजेंट लगता है या बाई प्लस सब्जेक्ट लगता है, जो कि अंतिम में ऑब्जेक्टिव केस रहेगा। तो बाई क्रॉस मेथड लगाएंगे तो यही आई जाएगा अंतिम में, वो मी में बदलेगा। किस में बदलेगा, मी में। तो अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो का पैसिव वॉइस क्या होगा, अ मैंगो इज ईटन बाय मी।
कौन सा मेथड लगा? सबसे पहला क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड कहते हैं कि इसको सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट के जगह पर, ऑब्जेक्ट जाएगा सब्जेक्ट के जगह पर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है, इज एम आर दिया। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ईट का थर्ड फॉर्म मैंने ईटन दिया, प्लस बाई प्लस एजेंट दिया, वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में बाई में। ये बेसिक रूल है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है तो इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। हम लोग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदले। एक बेसिक नियम तो मैंने बता रखा है कि पहला क्रॉस मेथड लगता है जहां सब्जेक्ट जाता है ऑब्जेक्ट के जगह पर और ऑब्जेक्ट आता है सब्जेक्ट के जगह पर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार से दिया जाता है। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब तो हैज और हैव ही लगेगा, इज एम आर तो लगेगा नहीं। पास्ट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर नहीं लगेगा, वॉज और वेयर लगेगा। ठीक है ना? अब जरा समझिएगा इस बात को कि जब हम लोग एक्टिव से पैसिव बदलते हैं तो मीनिंग नहीं बदलता है। यही कारण है, यह भी ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। एक सवाल और आपके मन में आ रहा होगा, सर एक्टिव वॉइस कहते किसको है और पैसिव वॉइस कहते किसको है? बहुत सिंपल तरीका से यदि मैं ब्रेक करूं तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में आगे रहता है और पैसिव वॉइस में किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आगे रहता है। तो जब सब्जेक्ट हेड हो तो वो एक्टिव वॉइस में रहेगा किसी सेंटेंस में, जब सब्जेक्ट हेड हो आगे लगे तो वो एक्टिव वॉइस में, और जब किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हेड बन जाए, ऑब्जेक्ट ही सेंटेंस में सबसे पहले आ जाए, वो पैसिव वॉइस में होता है। और यही कारण है कि हम लोग जब क्रॉस मेथड लगाते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय तो ऑब्जेक्ट पहले आता है। अब देखिए, आपने टॉपिक दिया है हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदले। तो हम लोग धीरे धीरे करके टेंस वाइज चलते हैं। तो आप तो जान रहे हो कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। हम लोग सभी टेंस को बारी बारी से पढ़ेंगे। हालांकि आप जानते होंगे कि जैसे प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट्स, पास्ट टेंस का 4 पार्ट्स और फ्यूचर का 4 पार्ट्स, 12 टेंसेज हो गए। ये 12 टेंसेज में 4 ऐसे टेंसेज होते हैं जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। मैं पहले ही बता दूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनता है पैसिव वॉइस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है। उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता है, पास्ट परफेक्ट का बनता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता। क्यों नहीं बनता है मैं उसकी ही बात करूंगा। पहले आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, और सबसे पहला हम लोग जो पढ़ेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई सेंटेंस रहे तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो सबसे पहले मैं एवी, एवी का मतलब होता है एक्टिव वॉइस। मैं एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देता हूँ और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देता हूँ और उस पर एक क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर मैं 1-2 क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा। सबसे पहले एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो उस टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जैसे आपसे पूछा कि एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर क्या होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो बेसिक स्ट्रक्चर वो क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेसिक स्ट्रक्चर। देखो, किस कोई भी सेंटेंस है तो 3 चीज तो होगा, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वर्ब का पहला पार्ट होगा। तो जरा समझिएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उस पर एक एग्जाम्पल हम करते हैं, जैसे ही राइट्स अ लेटर, वह एक लेटर लिखता है। ये पूछ दिया पहले, ये एक्टिव वॉइस में है, सर ये कौन सा टेंस है, ही राइट्स अ लेटर। तो आप करना, ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट करता जो किसी काम को करने वाला होता है, लेटर लिख कौन रहा है तो वह हो गया सब्जेक्ट। राइट मतलब लिखना, जिससे कोई एक्शन होने का पता चले, वो वर्ब हो गया, और अंतिम में है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहली बात, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, रटना नहीं है, समझना है। सबसे पहले तो आप लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हो तो क्रॉस मेथड लगाते हो, हाँ या ना। तो जब आप क्रॉस मेथड लगाइएगा तो ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, बोलो हाँ या ना। ऑब्जेक्ट के बाद याद आ रहा होगा, नीचे वाले रूल में ही आप लोग को बता दिया था, पहला कौन सा मेथड, क्रॉस मेथड। ठीक है, दूसरा बताया था हेल्पिंग वर्ब, तीसरा बताते हैं मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और चौथा बाई प्लस सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्टिव केस में। सॉरी बट थोड़ी तबीयत आज उतनी अच्छी नहीं है, बट मैं फिर भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को मैं समझा पाऊँ। चलिए, तो देखिएगा, ऑब्जेक्ट पहले लाया, उसके बाद क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है टेंस के अनुसार से।
ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर तो नहीं होगा, इज एम आर ही होना चाहिए। तो फिर आप इज एम आर दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ही आपने इज एम आर दिया तो तीसरा जो रूल कहता है कि पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस हो ना, वहाँ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म। कोई भी पैसिव सेंटेंस में V3 लगना जरूर, और वर्ब फॉर्म तो याद रखिएगा, जैसे गो V1 है, इसका V2 वेंट होता है, V3 गोन होता है, V4 V1 में ING लगता है, गोइंग होता है, V5 V1 में S और ES लगता है, तो ये गोज हो जाएगा, है ना। तो इज एम आर के बाद V3 देते हैं प्लस यही बाई प्लस सब्जेक्ट क्रॉस मेथड से, जो कि ऑब्जेक्टिव। तो बनाओ इसको, ही राइट से लेटर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, पहले क्रॉस मेथड लगाएंगे। कौन सा मेथड बच्चों? क्रॉस मेथड। तो जब क्रॉस मेथड लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, तो अ लेटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अ लेटर। अब देखो क्रॉस मेथड लगाए तो ऑब्जेक्ट दे दी, ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर देना है। लेटर्स होता प्लूरल तो आर लगता, लेकिन है अ लेटर, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ तो इज देते हैं, आई के साथ एम देते हैं और प्लूरल के साथ आर देते हैं। तो अ लेटर के साथ क्या लग जाएगा? इज लगेगा, आर नहीं। अ लेटर इज। फिर मेन वर्ब का V3 देते हैं। हर एक पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो बताइएगा यहाँ पर राइट मेन वर्ब कौन है? राइट लिखना, तो राइट का V3। अब वर्ब फॉर्म तो याद रखना पड़ेगा, राइट V1 है, रोट V2 है और रिटन V3 है। तो मैं यहाँ पर करूंगा अ लेटर इज रिटन। V3 देने के बाद बाई प्लस सब्जेक्ट देंगे, तो बाई, और जब सब्जेक्ट अंतिम में आएगा तो ये ऑब्जेक्टिव केस में आना चाहिए, तो बाई ही बदलेगा किस में? हिम में। यही सब्जेक्ट जाएगा ना लास्ट में, तो बाई ही बदलेगा हिम में, ठीक है। मैं एक दो क्वेश्चन आप लोग से पूछता हूँ, बताइएगा इसका, इस एक सवाल का जवाब दे दो। राम हेल्प्स मी, इसका कैसे बनेगा? राम हो गया सब्जेक्ट, मी हो गया ऑब्जेक्ट, आप लगाओगे क्रॉस मेथड, मी पहले आएगा आई, आई के साथ इज एम आर क्या लगता है? एम लगता है, तो आई एम। फिर इज एम आर देने के बाद V3 देंगे, तो हम बनाएंगे हेल्प्ड, उसके बाद बनाएंगे बाई प्लस ऑब्जेक्ट बाई राम। ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर है ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो, इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसका कैसे बनता है। तो सबसे पहले तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सब्जेक्ट तो पहले लगेगा ही, किसी भी सेंटेंस में तीन चीज लगना जरूरी है, सब्जेक्ट, वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बच्चों आप लोग जान रहे होंगे इज एम आर लगता है, और जहां भी कंटिन्यूअस है वहां V4 लगता है, जहां भी कंटिन्यूअस है वहां क्या लगता है? V4। V4 कहते हैं किसको है? वर्ब का चौथा फॉर्म B1 प्लस ING, है ना। V4 लगता है और ये ऑब्जेक्ट लगता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, ही इज डूइंग दिस वर्क, वह इस काम को कर रहा है, वह इस काम को कर रहा है। इससे पूछेगा कौन सा टेंस है ये? एक्टिव वॉइस में तो है, पैसिव वॉइस में बनाना है। ही क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, डूइंग वर्ब में ING तो V4 और दिस वर्क ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो आप जल्दीबाजी में एक वर्ड देना भूल जाओगे जिसका नाम है बीइंग। बीइंग क्यों लग रहा है जरा समझिएगा। कैसे बनेगा पैसिव वॉइस? पहले तो क्रॉस मेथड लगाएंगे, आप जैसा कि जान रहे हो, तो ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट की जगह पर, तो ऑब्जेक्ट मैंने दे दिया यहाँ पर, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब तो इसमें क्या है? इज एम आर ही है ना हेल्पिंग वर्ब, तो इज एम आर। अब देखो V4, V4 किसको बोलते हैं? V1 में ING को, तो V4 को V3 में तो बदलेंगे क्योंकि पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस, जो भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है उसमें V3 लगना जरूरी है, लेकिन V4 को V3 में बदलने से पहले एक वर्ड दिया जाता है जिसका नाम है बीइंग, BEING, वो याद रखिएगा। तो सबसे पहले बीइंग देते हैं। बीइंग देते क्यों है? तो V4 को डायरेक्ट आप V3 करिएगा तो ING जो इसमें लगा हुआ था उसका तो अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो उसका एग्जिस्टेंस बचाने के लिए V4 को V3 तो करेंगे क्योंकि पैसिव वॉइस में V3 तो लगता है, बट उसके पहले बीइंग लगता है, फिर V3 देंगे, फिर वही बाई प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा क्रॉस मेथड के अनुसार जो ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। अब प्यारे बच्चों मेरे साथ बनाओ, क्रॉस मेथड तो लगाएंगे, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? दिस वर्क, और दिस वर्क सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब देंगे, इज एम आर देंगे, तो दिस वर्क इज। अब देखो बीइंग देंगे, क्यों? क्योंकि इस V4 को V3 में बदलने से पहले बीइंग दिया जाता है, तो दिस वर्क इज बीइंग करेंगे। अब देखो
डू का V3 क्या होता है? डू, डिड, डन, ठीक है ना? तो यहाँ पर होगा दिस वर्क इज बीइंग डन, और बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा तो ये ही किस में जाएगा प्यारे बच्चों? हिम में जाएगा। अच्छा, ही हिम में क्यों बदल रहा है? क्योंकि शुरुआत में जो ही था ना ये सब्जेक्टिव केस था, लेकिन अंतिम में इसको ऑब्जेक्ट की जगह पर ला रहे ही को, तो ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा ना, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। केस का मैंने एक वीडियो बता रखा है नरेशन के क्लास में, एक नरेशन का कंप्लीट वीडियो मैंने पिछला लेक्चर में ही अपलोड किया था, आप उसको भी जाकर देख सकते हो। तो ये तो हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप कमेंट में आंसर भी बता सकते हो। एक छोटा सा क्वेश्चन लिख सकते हैं, राम इज हेल्पिंग मी, राम मेरी मदद कर रहा है। ये कमेंट में करके बताना कि इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा। ये एक्टिव वॉइस में है, तो अब मैं बता दूं, राम सब्जेक्ट हो गए, अंतिम में ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। आप लगाओगे क्रॉस मेथड तो सबसे पहले मी की जगह पर यहाँ पर आई आएगा। अच्छा, मी को आगे लाए तो मी ही नहीं रहने दिया, आई लाए, क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट में बदल रहे हो ना, तो सब्जेक्टिव केस लगना चाहिए। तो आप लाइएगा आई के साथ इज एम आर, क्या लगता है बच्चों? एम, तो आई एम, फिर बीइंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे? बीइंग, तो आई एम बीइंग, फिर V3 देना है, तो मेन वर्ब का V3 देंगे ना, वर्ब का ही तो V1 V2 V3 होगा, तो हेल्प का V3 क्या होगा? हेल्प्ड, तो आई एम बीइंग हेल्प्ड। V3 देने के बाद बाई प्लस सब्जेक्ट, तो बाई यही राम चले जाएंगे, है ना, तो बाई राम, तो राम इज हेल्पिंग मी का आंसर होगा आई एम बीइंग हेल्प्ड बाई राम। किनका किनका सही है ना? चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग सबका यहाँ तक सही है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आगे बढ़ता हूँ। प्यारे बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है ना? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यदि मैं स्ट्रक्चर बता दूं तो मुझे लगता है आप लोग बना पाओगे, और स्ट्रक्चर इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो याद रखना, प्रेजेंट किसी भी सेंटेंस में तीन चीज तो होंगी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। परफेक्ट जहां भी है वहां, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज और हैव लगेगा, पास्ट परफेक्ट है तो हैड लगेगा, तो सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव। और जहां भी परफेक्ट होता है ना, जिस प्रकार जहां भी कॉन्टिन्यूअस होता है वहां V4 देते हो, उसी प्रकार जहां भी परफेक्ट होता है ना वहां V3 लगता है, याद रखोगे। तो सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस आपने ऑब्जेक्ट दिया, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस बनेगा कैसे, पहले एक एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं। सी हैज रिटन अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा है। सी सब्जेक्ट हो गया, अ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, हैज और हैव प्लस V3, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हो। पहले लगाएंगे क्रॉस मेथड तो आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देने के बाद याद आ रहा है मैंने यहाँ रूल दिया था कि क्रॉस मेथड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है टेंस के अनुसार। तो हेल्पिंग वर्ब कौन है? एकदम आप लोग को याद रहना चाहिए टिप ऑफ टंग, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, डेयर, नीड, ऑट टू, मस्ट, यूज्ड टू, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स। तो याद रखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में हैज और हैव तो होता ही है, हैज और हैव। याद रखना हर एक पैसिव वॉइस में हैज और हैव के बाद बीन का प्रयोग होता है, BEEN। किस चीज का प्रयोग होता है? बीन। हैज, हैव, हैड के बाद तो यहाँ पर बीन देंगे। और एक बात तो आपको पता है ना कि मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, तो V3 लगाएंगे प्लस वही बाई प्लस सब्जेक्ट जाएगा जो कि ऑब्जेक्टिव केस में। अब बताओ, जब आप क्रॉस मेथड लगाओगे बच्चों तो सबसे पहले क्या आएगा? अ लेटर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में कौन है? हैज और हैव। लेटर्स होता प्लूरल तो हैव लगता, लेकिन यहाँ अ लेटर सिंगुलर है तो मैं क्या दूंगा? हैज, तो अ लेटर हैज। हैज और हैव के बाद क्या लगता है बच्चों? बीन लगता है, तो अ लेटर हैज बीन। और मेन वर्ब का V3, तो रिटन तो खुद ही V3 है, तो हम बोलेंगे अ लेटर हैज बीन रिटन, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट देंगे तो सी बदलेगा किसमें? हर में। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं देता हूं, ठीक है। दे हैव प्लेड क्रिकेट, दे हैव प्लेड क्रिकेट, उन लोगों ने क्रिकेट खेला है। कैसे बनेगा पैसिव वॉइस? कमेंट में करके बताना। दे सब्जेक्ट हो गया, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, आप लगाओगे क्रॉस मेथड जिसमें सबसे पहले आ जाएगा क्रिकेट, और क्रॉस मेथड लगाने के बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब में कौन है? हैज और हैव। बट क्रिकेट एक सिंगुलर एक गेम का नाम है तो हैव नहीं लगेगा, हैज लगेगा। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, तो क्रिकेट हैज। हैज और हैव के बाद क्या लगता है बच्चों? बीन का प्रयोग होता है, तो क्रिकेट हैज बीन।
और मेन वर्ब का V3, तो प्ले का V3 क्या होगा? प्लेड। क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय देम, कहीं कहीं बाय देम लगता भी है और कहीं कहीं नहीं भी लगता है। वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसको यहाँ तक ही रोकता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो मैं बताऊंगा क्यों नहीं बनता है, थोड़ी सी मैं हेल्प ऐसे कर दूं। जैसे ही हैज बीन डूइंग द वर्क, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा वैसे। तो ही हैज बीन डूइंग द वर्क, मान लो कोई सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, यही सेंटेंस है। बीन तो ऑलरेडी सेंटेंस में है और डूइंग को V3 जब करोगे तो बीइंग दोगे, तो बीन और बीइंग दोनों सेम वर्ब है, सिर्फ इसका वर्ब फॉर्म अलग है। बीन V3 है और बीइंग V4 है, तो सेम वर्ब्स एक साथ नहीं आता, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का नहीं बनता क्योंकि इसमें बीन और बीइंग टकराता है। मैं बहुत एक्सप्लेन करके अगले लेक्चर में इसको बताऊंगा। बट प्रेजेंट टेंस पर बेस्ड, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूस हो और प्रेजेंट परफेक्ट हो, इन तीनों पर बेस्ड ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर या जो भी ग्रामर के बुक आपके पास हैं उनसे आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से बनेगा। इस वीडियो पर आपका प्यार और बहुत ज़्यादा शेयर चाहिए। पूरा पूरा चांस है आप लोग का प्यार मिलेगा भी। चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करोगे क्योंकि मैं लगातार इंग्लिश की वीडियोस इस पर मैं कोशिश करता रहता हूँ अपलोड में जितना भी टाइम। मैं खुद एक टीचर हूँ, आप मैक्सिमम मेरे स्टूडेंट जान रहे हैं, ठीक है ना, मैं गवर्नमेंट स्कूल में अभी पोस्टेड हूँ। बट जो भी टाइम मैं मिल पा रहा हूँ उसमें अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, क्लास लेने की कोशिश करता हूँ। प्रेजेंट टेंस पर ये आपका होमवर्क रहा आप लोग बनाना। मैं अगली वीडियो में पास्ट टेंस पर हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जय हिंद।